नमस्कार। आज का एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखबरी। आज का एजेंडा में सबसे पहले नजर डालते हैं देश और प्रदेश की उन तमाम बड़ी खबरों पर जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। तो अपनी बड़ी खबरों पर सबसे पहले नजर डालते हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी धर्मराज निकला बालिग। वहीं बहराइच में के मेहसी में माहौल बिगड़ने वाले बचेंगे नहीं, सीएम योगी ने यह बड़ा बयान दिया है। इसके साथ कोलकाता हत्या दुष्कर्म मामले में देश भर में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी। इसी के साथ जम्मू कश्मीर से हटाया गया राष्ट्रपति शासन, सरकार गठन की तैयारियां तेज। यूपी उपचुनाव में भाजपा 9 सीटों पर उतारेगी अपने ये प्रत्याशी। तो ये कुछ तमाम बड़ी खबरें थी जिन पर हम आज का एजेंडा में बात करेंगे। तो सबसे पहले नजर डालते हैं अपनी पहली खबर पर। कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों का आमरण अनशन लगातार 10वें दिन भी जारी है। अनशन पर बैठे डॉक्टरों की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन को समर्थन देते हुए आज से अस्पतालों में वैकल्पिक सेवाओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत आज दोपहर 12:30 बजे प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से मुलाकात करेंगे और उनके साथ बैठक करेंगे। वहीं स्वास्थ्य विभाग के इस बीच बंगाल भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं और पश्चिम बंगाल के लोगों से डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। साथ ही भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने हड़ताल में बैठे डॉक्टरों के समर्थन में कल 15 अक्टूबर को भूख हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत जी, कोलकाता हत्याकांड को लेकर अब 10 दिन से जूनियर डॉक्टर हड़ताल में बैठे हैं। अब आईएमए ने भी ये घोषित कर दिया है कि वो भी हड़ताल में बैठ रहे हैं। क्या अपडेट सामने आ रही है? देखिए, आज तो पूरे देश में जो हुआ है, सरकारी और निजी व्यवस्था में जितने सारे डॉक्टर है वो सारे की सारे डॉक्टर इमरजेंसी छोड़ के बाकी सब जगह पे सीज वर्क शुरू कर दिया है सुबह 6 बजे से। कोलकाता की अगर बात करें तो कोलकाता में करीब 20 से 25 जो बड़े बड़े प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट है, जिसको हम प्राइवेट हॉस्पिटल कहते हैं, जैसे एप्लो है, फोर्टिस है, पियरलेस है, आर एन टेगोर है, वुडलैंड है, ये सारे की सारी जगह पे जो सीनियर डॉक्टर्स है, जाने माने डॉक्टर है, वो इमरजेंसी छोड़ के बाकी सब काम से सुबह 6 बजे से कल सुबह पर बुधवार सुबह 6 बजे तक नहीं आ रहा है, नहीं बैठेंगे। क्योंकि उनका कहना है कि जो मांगे ये जूनियर डॉक्टर कर रहे हैं वो एकदम जायज मांगे हैं, और जिस तरह से इन्होंने अपने जीवन को दांव पे लगा के भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सरकार दूसरी तरफ पूरी तरह से चुप्पी सधी हुई है, ये नहीं चल सकता है। और इसीलिए इस तरह की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इन लोगों ने सरकार के ऊपर दबाव डालने की काम किया है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आज और कल पूरे देश के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो स्वास्थ्य परिसेवा है वो पूरी तरह से ठप हो चुका है। अब देखना यह है कि इसके बाद सरकार की क्या नियत, क्या नीति रहे। जी प्रसेनजीत जी, 10 दिन हो गए हैं जूनियर डॉक्टर आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। क्या कोई राज्य सरकार से उनसे मिलने आया है, उनका हालचाल लेने? नहीं, कोई मिलने नहीं आया बरखा। देखिए, ऊपर से तरह तरह की बाधाएं डालने का कोशिश किया जा रहा है और झूठ मूठ की कुछ एलिबाई देकर, कुछ कारण दिखा के पुलिस वहां पे किसी न किसी तरह जो जूनियर डॉक्टर है उनको और जो समर्थक है पहुंच रहा है वहां पे, सबको थोड़ा माने किसी ना किसी तरह से डिस्टर्ब करने की कोशिश में है। और ऊपर से जो आज का जो बैठक आप बता रही थी, इस बैठक को लेकर भी एक असमंजस का स्थिति पैदा हो गया है। क्योंकि बाद में देखा गया कि जो चिट्ठी चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत ने लिखे हैं, उन्होंने सिर्फ कुछ संगठनों को बुलाया है, जूनियर डॉक्टर को नहीं बुलाया है। मेरे ख्याल से उनका कहना है कि हो सकता है, माने ये डॉक्टर लोगों को भी पता नहीं है कि हो सकता है वो फेमा को बुला रहे हैं, हो सकता है कि वो आईएमए को बुला रहा है, हो सकता है कि वो जूनियर डॉक्टर फ्रंट को बुला रहा है।
तो किसको बुला रहा है ये किसी को मालूम नहीं है। इसीलिए आज इस बैठक हो पाएगा या होगा तो किस कारण से होगा, इसमें एजेंडा कुछ लिखा नहीं है। तो इस तरह की रवैया सरकार की है। तो आज ऐसा भी है कि जो प्राइवेट क्लिनिक्स है वहां पे भी डॉक्टर आज नहीं सेवा देंगे, ऐसे ही सोचा गया है। तो इसका क्या असर पड़ता है पूरे बंगाल में, ये तो हम थोड़ी देर में हमें पता चलेगा। पूरे देश में क्या है ये भी हमें पता चलेगा। जी प्रसेनजीत जी, पिछले 10 दिन से जूनियर डॉक्टर हड़ताल में बैठे हैं, आज वैकल्पिक सेवाएं भी बंद हो जाएंगी। क्या लगता है मरीजों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए क्या तैयारी की गई है? नहीं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार की तरफ से ऐसा सोच है कि मरीज गुस्सा में आ जाए और पूरे चिकित्सक समाज को वो पीटने लगे। ऐसा एक स्थिति पैदा करने की मनी मन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से या सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से या प्रशासन की तरफ से यही एक इंतजार है। मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, क्योंकि जो मरीज है उनको भी समझ में आ रहा है, उनका भी बेटियां है, उनको भी समझ में आ रहा है कि ये जो मांगे हैं सारे जायज मांगे हैं। और इस मांग पर पिछले करीब करीब 2.5 महीनों में एक कदम की भी आगे नहीं बढ़ पाया प्रदेश की सरकार। जो भी अदालत के सामने बताया जा रहा है वो झूठ बताया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि इस तरह से अपने जीवन को दांव पे लगा के जिस तरह से बच्चे लोग अनशन पे बैठे हुए हैं, ये काफी मतलब चिंतित है सारे आम जनता। क्योंकि कल आधी रात को फिर एक डॉक्टर को अस्पताल लेके जाना पड़ा। तो कुल मिला के कोलकाता में 3 डॉक्टर को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा और सिलीगुड़ी में 1 डॉक्टर को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। 4 डॉक्टर आईसीयू में भर्ती है, उनका शरीर के ऊपर काफी प्रभाव है। तो बाकी जो है मैं सब लोगों का कहना है कि लोग दावत देते हैं कि 10 दिन हो चुके हैं, ये लोग अभी भी अपना जो मनोबल है वो अटूट रखते हुए धरने पे बैठे हुए हैं। और ये शायद ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रहा है कि उनको इस तरह की जो जमीन है, इस तरह की जो प्रतिपक्ष है, इसके खिलाफ किस तरह से लड़ाई करना चाहिए, ये शायद ममता बनर्जी को पता नहीं है। इसीलिए वो एक माने कैओस क्रिएट करने की स्थिति में है। जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रसेनजीत जी। तो आज का एजेंडा में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। फ्रिज का ट्रे हो, गमला या हो कूलर की टंकी, मेरे यार याद से कर डालो सब साफ हर रविवार। टायर नारियल का खोल या बर्तन हो बेकार, ध्यान रखना पानी, हाँ पानी कभी इनमें न जमा हो। मच्छरदानी दोस्त लगाकर हर रात सोना, कपड़े भी हमेशा बदन पर पूरा ढक के पहनना। तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, दिमागी बुखार से बचेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। तो आज का एजेंडा में आगे खबरों का रुख करते हैं। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में न्यायालय ने आरोपी धर्मराज कश्यप बालिग निकला। इस बीच आरोपी को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले आरोपी के वकील ने दावा किया था कि धर्मराज कश्यप नाबालिग है। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी का ऑसिफिकेशन टेस्ट कराने का आदेश दे दिया और वह नाबालिग नहीं निकला। बता दें कि मामले में मुंबई पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य 2 आरोपियों की तलाश जारी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक का नाम गुरमेल बलजीत सिंह है जो हरियाणा का रहने वाला है, जबकि दूसरे का नाम धर्मराज राजेश कश्यप है जो उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है। वहीं अन्य आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है, जिससे थाना कैसरगंज के गंडारा गांव का धर्मराज है और उसका दूसरा साथी शिव कुमार भी बहराइच का ही निवासी है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने ली है। सोशल मीडिया पर गिरोह के एक सदस्य ने लिखा कि सलमान खान और दाऊद की मदद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। तो एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में न्यायालय ने आरोपी धर्मराज कश्यप बालिग निकला है। आरोपी धर्मराज कश्यप ने कोर्ट में खुद को बताया था नाबालिग। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी का ऑसिफिकेशन टेस्ट कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद इस टेस्ट के बाद आरोपी धर्मराज कश्यप बालिग निकला है। मैं आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया है और 2 आरोपियों की तलाश जारी है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में निकला यूपी कनेक्शन भी। एक आरोपी बहराइच का रहने वाला है धर्मराज और शिव कुमार बहराइच का निवासी है।
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जुड़ी हुई बताई जा रही है। तो इस मामले में क्या कुछ कहा दत्ता नलावड़े ने, क्राइम ब्रांच मुंबई पुलिस, नाना पटोले कांग्रेस अध्यक्ष महाराष्ट्र और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के। चलिए आपको दिखाते हैं। बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है और उसमें मुंबई पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक यूपी का, एक हरियाणा का और तीसरा आरोपी फरार है जो उसको पुलिस की टीम है हमारी अरेस्ट करने के लिए उनको सब जगह भेजी है। वो जल्दी उस अरेस्ट हो जाएगा और ये सब जो कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम मुंबई में आकर जिन्होंने किया है उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था महाराष्ट्र की पूरी बर्बाद हो चुकी है और इसका परिणाम है कि सत्ता पक्ष के भी नेता वहाँ पर सुरक्षित नहीं है, उनकी भी हत्या की जाती है। यहाँ छोटी बच्चियाँ भी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है और महाराष्ट्र की स्थिति क्या है अब सबको पता चल रहा है। एक्यूज के पास से 2 पिस्टल और 28 राउंड्स हमने बरामद किए हैं और एक्यूज की कस्टडी जो है 21 तारीख तक हमें मिली है। लॉरेंस बिश्नोई या फिर सलमान खान या फिर और भी कोई एंगल होगा तो इन सभी एंगल से हम जांच कर रहे हैं। तो एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया है और 2 आरोपियों की जांच पड़ताल अभी जारी है। एक हरियाणा का रहने वाला है और एक के ताल्लुक बहराइच से भी हैं। तो अभी उनको पकड़ने की पूरी कोशिश प्रशासन कर रहा है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में न्यायालय ने आरोपी धर्मराज कश्यप को बालिग मान लिया है। इस बीच आरोपी को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। इससे पहले आरोपी के वकील ने यह दावा किया था कि धर्मराज कश्यप नाबालिग है। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी का ऑसिफिकेशन टेस्ट कराया, जिसके बाद यह निकला कि वो नाबालिग नहीं है। बता दें कि मामले में मुंबई पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश अभी जारी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक का नाम गुरमेल बलजीत सिंह है जो हरियाणा का रहने वाला है, जबकि दूसरे का नाम धर्मराज राजेश कश्यप है। कैसरगंज की गंडारा गांव का धर्मराज है और उसका दूसरा साथी शिव कुमार भी बहराइच का ही रहने वाला है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने ली है। सोशल मीडिया पर गिरोह के एक सदस्य ने लिखा कि सलमान खान और दाऊद की मदद करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। रामेंद्र जी, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को शनिवार को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, जिसमें 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया है और 2 की तलाश अभी जारी है। क्या अपडेट सामने आ रही है? देखिए बरखा, महत्वपूर्ण ये है कि 2 जो आरोपी हैं वो उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के गंडारा गांव के हैं और जैसे मुंबई पुलिस ने इनपुट उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया है, उत्तर प्रदेश की लोकल यूनिट, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है वो वहां पहुंच गई, लोकल पुलिस वहां पहुंच गई और उन्होंने ये प्रयास किया है कि क्या परिस्थितियां हैं, क्या पहले से उनका आपराधिक रिकॉर्ड है या वहां जाकर के अपराध किया है, उसकी पूरी निगरानी गई। पुलिस ने जो डीजीपी कार्यालय से सूचना दी है वो ये है कि यहाँ इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है, कभी वो अपराध में जुड़े नहीं रहे हैं, क्योंकि वो जो सर्किल है वहां से कई ऐसे लोग हैं जो कबाड़ का काम कई जिलों में अलग अलग करते हैं। लखनऊ में भी कई लोग ऐसे हैं जो वहां से जुड़े हुए हैं और कबाड़ का काम करते हैं। तो वो बेसिकली काम करते थे और पुणे में काम करते थे। घर वालों को भी ये नहीं पता है कि वो अपराध में कब जुड़े हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की चिंता दूसरी है। उत्तर प्रदेश पुलिस की चिंता ये है कि कहीं कोई लेक्चर, कोई संगठित गिरोह यहाँ का लॉरेंस के गिरोह को सहयोग तो नहीं कर रहा है, कोई अपराधी तो सप्लाई नहीं किए जा रहे हैं, क्या यहाँ के कोई संगठित गिरोह उसमें इन्वॉल्व है, क्यों वहाँ यहाँ के लोग वहाँ अपराध में जुड़े और वो कौन लोग हैं जिन्होंने बच्चों को जोड़ा है वहाँ। क्योंकि 19, 20, 21, 22, 23 साल की उम्र के लोग हैं जो अपने घर में कमजोर हालत में घर है, मड़ई में रहने वाले परिवार हैं, उनके जो परिवार वाले हैं वो खुद आश्चर्यचकित है कैसे अपराध की दुनिया में पहुंच गया। और शिवा का जो परिवार है उसको पुलिस ने अपने कस्टडी में ले रखा है कि उससे पता कर सके कि शिवा कहाँ जाता था, किन लोगों के संपर्क में रहता था, कहाँ जा सकता है। यानी शिवा की गिरफ्तारी भी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है।
ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही। पुलिस ने लोकल एटीएस को लगा दिया गया, जो एटीएस यूनिट है वो वहाँ का काम कर रही है। उसमें जो सारी चीजें हैं एसटीएफ को लगा दिया गया है कि सारी इनपुट इकट्ठा करें और अगर गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सकती तो वो की जाए। क्या यह कोई संगठित गिरोह उत्तर प्रदेश का है जो इस तरीके का काम कर रहा है? तो ये सारी चीजें लोकल पुलिस जो वहाँ कर रही है और उत्तर प्रदेश के मुख्यालय से भी सारा इनपुट दिया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों को वहाँ लगाया गया है। तो उम्मीद ये है कि जल्दी से जल्दी सारी चीजें निकल कर बाहर आएंगी। अभी तक जो सूचना मिली वो ये है कि यहाँ लोकल कोई अपराध उन्होंने कभी नहीं किया था और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वर्षा जी रामीन जी, और अब हाल ही में महाराष्ट्र में चुनाव भी होने वाले हैं, क्या लगता है इस तरह की वारदातें, क्या राजनीतिक गलियारों में इसका कुछ हलचल हो रहा है? देखिए, राजनीतिक गलियारों में अगर देखा जाए तो चूंकि बाबा सिद्दीकी पटना के रहने वाले थे और पटना से जाकर के महाराष्ट्र में उन्होंने अपना एक तैयार किया और बाबा सिद्दीकी इतने साफ सुथरे नहीं थे, हालांकि डेथ के बाद कहा नहीं जाता है। उनके ऊपर पोटा लगा था, आपराधिक तमाम मुकदमे लगे थे और दाऊद के गिरोह से उनका संलिप्तता जाहिर हुई थी। ये सारी जांचें उनके खिलाफ चली, उससे बरी होकर के वो विधायक बने। विधायक बनने के बाद मंत्री बने और अब एनसीपी में उन्होंने ज्वाइन किया था। तो इसके निहितार्थ ये निकालने जाने चाहिए कि इसका इम्पैक्ट तो महाराष्ट्र की राजनीति में पड़ेगा। लोग कानून व्यवस्था का इशू उठाएंगे, लोग ये बात करेंगे कि एक जात विशेष के बड़े नेता की हत्या होना दुखद है और उस पर राजनीति तो होगी, उस राजनीति को रोका नहीं जा सकता। वर्षा, उसका इम्पैक्ट कुछ ना कुछ पड़ेगा। किस पार्टी को कितना लाभ होगा, कितना हानि होगी, ये आगे की बातें हैं, लेकिन अभी तक की स्थिति ये है कि वो इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा महाराष्ट्र। जी, इसी के साथ लॉरेंस बिश्नोई के तार भी जुड़े हैं और सोशल मीडिया में भी उनके गिरोह के एक किसी ने कहा था कि सलमान खान और दाऊद इब्राहिम से अगर वो तार जुड़े हैं तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। इसके क्या मायने आप मानते हैं? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई का जो पूरा गैंग अगर उसको आप करीब से देखें तो जो छोटे लोग हैं 19-20 साल 22 साल के लड़के, अभी सलमान खान के घर पे जिन्होंने फायरिंग की थी उनकी भी उम्र 18 से लेकर 22 साल के बीच है और जो बाबा सिद्दीकी की घटना में इन्वॉल्व है उनकी भी उम्र वही है। तो वो एक कुछ स्लीपर जो सेल हैं, कहाँ किससे काम कराएंगे, जिनको भी ये सोच नहीं कि हम ये हत्या करने जा रहे हैं, इसके क्या नुकसान होंगे, क्या किस तरीके से कानून काम करेगा, ऐसे लोगों को उठा करके उनसे हत्या कराई जा रही है। तो ये एक बड़ा गिरोह संगठित अपराध बन रहा है। क्योंकि लॉरेंस के कुछ लोगों को उत्तर प्रदेश में इससे पहले की घटना में कोई अपराध में रोका गया था, ये इनपुट मिला था। उत्तर प्रदेश पुलिस इस पर भी काम कर रही है कि क्या लॉरेंस की गिरोह की जड़ें जमाने का काम हो रहा है। ये सारी चीजें देखी जा रही है। जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रामीन जी। बढ़ते अपनी अगली खबर पर। प्रदेश में रविवार बहराइच के महसी को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान कई जगह माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई, जिसमें बहराइच के महसी में शोभा यात्रा पर पथराव के बाद एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस दौरान गुस्साए लोगों के हुजूम ने आगजनी एवं तोड़फोड़ की। इस दौरान हुए बवाल में अब पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने गोलीकांड के मुख्य आरोपी सलमान को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज की है। वहीं प्रशासन ने हिंसा प्रभावित थाना हरदी और महसी के चौकी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है। मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे उपद्रवियों की पहचान करें और उन पर सख्त एक्शन लें। सीएम योगी ने कहा कि बहराइच के महसी में माहौल बिगड़ने वाले बचेंगे नहीं, उपद्रवियों की पहचान कर उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगा और अधिकारी धार्मिक संगठनों से संवाद कर समय से प्रतिमा विसर्जन कराएं। प्रतिमा विसर्जन के दौरान प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर उपस्थित रहेंगे। तो घटना में घायल युवक और वहां की पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता विकास सिंह जी जुड़ चुके हैं। विकास जी, बहराइच में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के समय जो उपद्रवियों ने जो बवाल किया था, इस पर क्या अपडेट सामने आ रही है? देखिए, इस घटना में पुलिस ने तकरीबन 25 से 30 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है
कि कौन कौन से उपद्रवी इस घटना में शामिल थे। इस घटना में एक व्यक्ति को नामजद सहित अज्ञात के खिलाफ FIR लॉन्च की गई है। जब घटना हुई थी उस दौरान जब पथराव किया गया था तो जो लोग नवरात्र के बाद दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए ले जा रहे थे उनमें से तकरीबन 1.25 दर्जन लोग, तकरीबन 15 लोगों को चोटें आई थी और एक गोली चलने की जो घटना हुई थी उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। तो उसके बाद काफी ज्यादा तनाव वहां पर हुआ और जिसके बाद इस तरीके की घटनाएं हुई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले पर पूरा जो है नियंत्रण पाया और तमाम सारे लोगों को समझाया बुझाया, जिसके बाद से देर रात से प्रतिमा विसर्जन का काम फिर से शुरू हो गया है। अब तक प्रतिमा विसर्जन का काम तो अब पूर्ण हो चुका है, लेकिन अब जो जिस शख्स की मौत हुई थी इस घटना में, उस शख्स को की डेड बॉडी वहां पहुंच गई है, उसके घर पहुंची है और वहां पर लोग काफी ज्यादा लोग हैं शोक संतप्त परिवार के साथ में। तो पुलिस ने वहां पर पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है, PSC की अतिरिक्त टीमें लगाई गई हैं कि इस घटना के बाद से कोई भी वहां पर ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो सके जिससे कानून व्यवस्था को कोई चुनौती मिले। दूसरी तरफ पुलिस अब उन लोगों को खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो इस घटना में शामिल हैं, जो लोग ने गोली चलाई थी, जिन लोगों ने पत्थरबाजी की थी, उनकी पहचान का काम पुलिस कर रही है। देर रात SP DIG वहां मौके पर पहुंचे, आला अधिकारी पहुंचकर उन्होंने घटना का जायजा लिया और वहां पर पुलिस बल सहित PSC बल बढ़ा दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग कुछ जो इस घटना में शामिल थे वो मौके से फरार हो चुके हैं। उनकी तलाशी के लिए अतिरिक्त पुलिस की टीमें बनाई गई हैं। जो 30 लोगों को पूछताछ के लिए बैठाया गया है उनसे बातचीत के आधार पर उनकी धरपकड़ की जा रही है इस घटना में, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना का संज्ञान लिया था और निर्देश दिया था कि उपद्रवियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस घटना में एक चौकी इंचार्ज और एक SHO को निलंबित किया गया था तुरंत, और अब आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। दोषियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित की हैं। जी विकास जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का एजेंडा में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। फ्रिज का ट्रे हो, गमला या हो कूलर की टंकी, मेरे यार याद से कर डालो सब साफ हर रविवार। टायर नारियल का खोल या बर्तन हो बेकार, ध्यान रखना पानी, हाँ पानी कभी इनमें न जमा हो। मच्छरदानी दोस्त लगाकर हर रात सोना, कपड़े भी हमेशा बदन पर पूरा ढक के पहनना। तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, दिमागी बुखार से बचेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। तो आज का एजेंडा में अगली खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन की स्थिति साफ होने के बाद अब जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है। इस बीच जम्मू कश्मीर में अब सरकार गठन की तैयारियां चल रही हैं। इसी के साथ घाटी में 6 साल से लगा राष्ट्रपति शासन अब हटा लिया गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने जीत हासिल की है। उसे 49 सीटों पर जीत मिली है, जबकि बीजेपी के खाते में 29 सीटें आई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति ने केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दे दिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में 2018 में बीजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद सरकार गिर गई थी और महबूब मुफ्ती ने CM पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, जो अब हटा लिया गया है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए जम्मू से हमारे साथ रमा त्यागी जी जुड़ चुकी हैं। रमा जी, 2018 यानी कि 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हट रहा है, वादी में कैसा माहौल है? देखिए, वादी में तो माहौल लगातार उत्साहजनक है और एक अच्छी बात है कि जो यहाँ पर अपनी सरकार जो है लोगों को मिलने जा रही है और सरकार जो है केंद्र सरकार लगातार ये कह रही थी कि जैसे ही वहाँ पर माहौल ठीक होता है, जैसे ही इस तरह की परिस्थितियां होती हैं, तो वहाँ पर जो है राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें राज्य का अपना मुख्यमंत्री होगा और इसी के तहत अब ये आदेश जो है वो जारी किया भी गया है। और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति से तुरंत पहले जो राष्ट्रपति शासन है ये निरस्त माना जाएगा
और इसी के बाद नई सरकार के शपथ ग्रहण का रास्ता जो है संवैधानिक रूप से साफ होता है। और अगर हम बात करें इस बार के चुनाव की, तो इस बार के चुनाव में जिस तरह से उत्साह लोगों का देखने को मिला था, तो अपने आप में दिखाई देता है कि जो माहौल वहां पर किस तरह से है, वहां पर जो परिस्थितियां हैं वो किस तरह से हैं। और अब देखना होगा कि नई सरकार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की जो सरकार है, इंडी गठबंधन की सरकार इसे माना जा रहा है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्चस्व है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि 42 जो सीटें हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जीती है। कांग्रेस को एक झटका माना जा सकता है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी और अब 6 सीटें ही मिली हैं, आधी सीटें हो गई हैं कांग्रेस की। और उसके साथ ही जो निर्दलीय विधायक हैं उन विधायकों ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो है अपना समर्थन व्यक्त किया है। तो अब सबकी नजरें लगी हुई हैं इस चीज पर कि जो शपथ ग्रहण है वो कब होता है और उसके बाद जो है किस तरह से जो सरकार बनती है और कैबिनेट जो है इसकी किस तरह से डिसाइड होती है, क्योंकि कैबिनेट के ऊपर सबकी नजर लगी हुई है। क्योंकि उमर अब्दुल्ला, जिन्हें फारूक अब्दुल्ला ने कहा था वो मुख्यमंत्री होंगे, और जिन्होंने दावा भी पेश किया उपराज्यपाल के पास जाकर, उन्होंने कहा था कि घाटी के साथ साथ जम्मू के जो लोग हैं उनकी इच्छाओं का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो इस बयान के क्या कुछ मायने निकलते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमा त्यागी जी। बढ़ते अपनी अगली खबर पर। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने 9 सीटों पर खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया है। साथ ही इन सीटों के लिए 9 प्रत्याशियों के नाम को भी फाइनल कर दिया गया है। ये भी तय किया गया है कि उपचुनाव में नए चेहरे को ही अधिक मौका दिया जाएगा। हालांकि इन प्रत्याशियों के नाम की घोषणा उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद की जाएगी। दिल्ली में रविवार को बैठक हुई, जिसमें मीरापुर सीट को रालोद को देने पर सहमति बनी है। ये 2022 में भी रालोद यहां से जीती थी, जबकि 9 सीटों पर अब भाजपा अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाएगा। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। जी विजय जी, भाजपा ने ये फैसला ले लिया है कि 9 सीटों पर वो खुद लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में ये माना गया था कि पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले उन्होंने कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, और ये भी माना गया था कि प्रत्याशियों की वजह से, प्रत्याशियों के चयन की वजह से ये निर्णय आया। तो क्या लगता है इस बार भाजपा ने प्रत्याशियों के चयन में ध्यान दिया है? देखिए, वे प्रत्याशी घोषित तो नहीं हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों में से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश कर रही है। उसकी स्ट्रेटजी बना चुकी है। कहा जा रहा है कि नए प्रत्याशी उतारे जाएंगे, चेहरे नए होंगे। ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है कि नए चेहरे होंगे तो जनता उन्हें सिलेक्ट करेगी, उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी। और इन्होंने जो इनके सहयोगी थे, जैसे निषाद पार्टी है, उनके पास सीट थी कटेहरी 2022 की विधानसभा चुनाव में। इस बार निषाद पार्टी के बजाय भारतीय जनता पार्टी स्वयं उस पर लड़ रही है। सिर्फ मीरापुर सीट जो आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर 2022 में जीती थी, उसी सीट को वो आरएलडी को दे रहे हैं, क्योंकि उनके विधायक वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं, तो सीट खाली हो गई थी। तो बीजेपी की स्ट्रेटजी इस बार ज्यादा फोकस्ड है अपने पार्टी के ऊपर, पार्टी के चेहरों के ऊपर। जो कमजोर सीटें हैं, खासतौर पे जो सुरक्षित सीटें हैं, जहां पे शेड्यूल कास्ट के ही कैंडिडेट चुनाव लड़ सकते हैं, उन सीटों पर ज्यादा फोकस है। उसमें मिल्कीपुर है, मझवा है, तो इन सीटों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और बीजेपी की यही कोशिश है कि जो लोकसभा चुनाव में उन्हें नुकसान हुआ था, पार्टी सहयोगियों के साथ कुल 36 सीटें ही जीत पाई थी, तो उसकी एक भरपाई करने की कोशिश इन विधानसभा के उपचुनाव से करना चाहती है। जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय उपाध्याय जी। तो आज का एजेंडा में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।